गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम बात कर रहे थे, टॉपिक चल रहा है हमारा कस्टम एज ए सोर्स ऑफ लॉ, कि रूढ़ि को विधि के रूप में स्वीकार करने का औचित्य क्या है, उसके नॉर्म्स क्या है, डेफिनेशन है, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, विधि की सोर्स के रूप में प्रथा को क्यों महत्व दिया जा रहा है, रूढ़ि के सोर्स के रूढ़िजन्य विधि को स्वीकार करने का औचित्य क्या है, जस्टिफिकेशन क्या है फॉर द एक्सपेक्टेंस ऑफ द कस्टमरी लॉ। तो बात करें कि सावर्ण ने भी बताया है काफ़ी रूढ़ि के महत्व स्वीकार करने के क्या कारण हैं, क्योंकि रूढ़ि क्या है, विधि का प्राचीनतम सोर्स माना गया है, पुरातन काल से चलता आ रहा है। समाज के उद्भव के साथ ही रूढ़ि का भी उद्भव होता है, तो रूढ़ि को समाज के हमेशा समकालीन ही माना जाता रहा है कि रूढ़ि और समाज एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। प्राचीन काल में जब विधि लिपिबद्ध नहीं होती थी तो उसका सोर्स भी क्या होता था, रूढ़ि ही होता था। यदि हम इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पर जो अलिखित विधि को कॉमन लॉ ही कहा जाता था। जब राज्य ने न्याय प्रशासन का जो अपना कार्य है स्वयं संभाल लिया, तब समाज के जो भी रूढ़िगत नियम थे उनको वैध रूप में स्वीकार किया गया, वह विधिक मान्यता प्रदान की गई। तो रूढ़ि को महत्व प्राप्त करने के बहुत से कारण हैं, क्योंकि उन फैक्ट को दर्शाती है, उन एलिमेंट को दर्शाती है जिससे विधि का निर्माण हुआ। और रूढ़ि का जो प्रभावकारी इफेक्टिव होने का कारण क्या है कि मनुष्य की जो युक्तियुक्त जो प्रत्याशा है भविष्य में भी क्या मान्य होगी। जैसे हिंदू विधि की हम बात करें, हिंदू विधि के जो सेक्शन 7 पढ़ते हैं हम सप्तपदी के बारे में। सप्तपदी क्या एक कस्टम था कि जब 7 फेरे लेंगे तभी क्या होगा, आपका विवाह पूर्ण या संपन्न माना जाएगा। तो इस रूढ़ि को क्या कर दिया गया है, कॉडिफाई लॉ बना दिया गया है, यानी कि कुछ जो कस्टम है वो क्या बने, उन्होंने विधि का रूप धारण कर लिया, क्योंकि वह जो हमने नॉर्म्स पढ़े थे पिछले क्लास के अंतर्गत कि वो नॉर्म्स को पूरा करती है रूढ़ि, तो वो विधि का रूप धारण कर लेगी। मनुस्मृति की हम बात करें तो वहाँ पर भी लिखा गया है कि व्यक्ति को उसी का अनुसरण करना चाहिए जिसका उसके पिता या पिता माने, जो पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे हमारे घरों की हम बात करें तो कोई प्रथा है कि ये चल रही है कि भाई ये पहले से चल रही है, पापा कर रहे हैं, दादा कर रहे हैं, परदादा कर रहे हैं, एक क्या है रिवाज है हमारे घर का, उस रीति और रिवाज को हम फॉलो कर रहे हैं। महाभारत की हम बात करें तो उसमें भी लिखा गया है कि जो वेद है, स्मृतियाँ हैं, टीकाएँ हैं, मुनि की मतें हैं, अलग अलग भिन्नता होती है, फिर भी उस पथ का अनुसरण करना चाहिए जिस पर क्या करें महापुरुष चलते हैं, वह श्रेष्ठ मार्ग की प्रशस्ति होती है। तो वर्तमान में भी अलग की स्थिति अलग है कि रूढ़ि अभी महत्वपूर्ण है या नहीं है। और रूढ़ि के अंतर्गत क्या है कि इसके अंतर्गत न्याय संगत लोकोपयोगी जो राष्ट्रीय चेतना के जो सिद्धांत होते हैं वह इसके अंतर्गत बने रहते हैं, क्योंकि बने रहते हैं। और रूढ़ि क्या करती है, विधि का रूप 3 स्टेप में धारण करती है। हमने पढ़ा भी था कि सबसे पहले क्या होती है, रूढ़ि खुद एक किसी समाज में क्या होती है, प्रचलित रूप से स्थापित हो जाती है और बिना किसी प्रथा की चलती रहती है, उसका बीच में ब्रेक नहीं हो रहा है। फिर वह रूढ़ि के इफेक्ट के रूप में सबसे पहले सेकंड स्टेज क्या आती है कि न्यायालय में क्या करते हैं, साक्ष्य के द्वारा उसको प्रमाणित किया जाता है। तो न्यायालय क्या कर देगा, उसको साक्ष्य के रूप में प्रमाणित करता है तो न्यायिक पूर्वोक्ति बन जाएगी। थर्ड स्टेप क्या आता है रूढ़ि का विधि के सोर्स के रूप में, कि थर्ड स्टेप के अंतर्गत क्या होगा कि जो न्यायिक पूर्वोक्ति बन गया है, जुडिशियल प्रेसिडेंट बन गया है, फिर उसको क्या कर लिया जाएगा, संहिता का रूप दे दिया जाएगा, उसको कॉडिफाई कर लिया जाएगा। रूढ़ि तो 3 स्टेज पूरी पार करने पर रूढ़ि विधि का रूप धारण करती है। और सामान्य ने यहाँ तक भी कहा है कि रूढ़ि को विधि के रूप में स्वीकार किए जाने का औचित्य क्यों है, इसलिए कि समाज के लिए रूढ़ि का वही महत्व है जो विधि का राज्य के लिए होता है। तो दोनों ही औचित्य और न्याय के सिद्धांतों को प्रतिस्थापित करते हैं, क्योंकि इनसे क्या होता है, अपनी प्रभुता शक्ति के प्रयोग से प्रजा के लिए निर्धारित किया जाता है। रूढ़ि को विधि के रूप में स्वीकार करने का अर्थ यह भी है कि प्रस्तुत जो भी रूढ़ि भविष्य में भी लागू रहेगी, क्योंकि रूढ़ियाँ क्या होती है, आदर्श रूप से न्याय संगत और जो रेलेवेंट होती है उन्हीं रूढ़ियों को क्या करता है, परंपरा के रूप में हमें चलाया जाना चाहिए। गौरहम बनाम बिशप ऑफ एस्सेक्स के बाद में लॉर्ड कैंपेबल ने क्या कहा कि जहाँ कानून की भाषा स्पष्ट होने के बजाय संदिग्ध होती है, वहाँ उसे समकालीन तथा दीर्घकालीन प्रथा द्वारा अभियुक्त अर्थान्वयन से भिन्न मत प्रकट करना न्याय संगत नहीं होगा। तो कस्टमरी लॉ क्या हो गया कि वह न तो विधायन की देन न पारंग न्यायाधीश द्वारा निर्णित वादों पर आधारित है, अपितु रूढ़ि का जो उद्भव होता है लोगों द्वारा जो निरंतर व्यवहारिक जो रीति रिवाज है उनको मान्यता देने के कारण हुआ है। तो कोई भी रूढ़ि प्रथा में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है जब अपने नियम और जो भी है नॉर्म्स होते हैं उनको पूरा करने पर। यदि हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो विधायन और जो पूर्वोक्तियों को
अधिक महत्व दिए जाने के कारण रूढ़ियों का प्रभाव कम हो रहा है। किंतु किसी कानून की असंदिग्धता हो या इर्रेलेवेंसी हो तो उसके अर्थान्वयन के लिए जो चिरकालीन जो रूढ़ि है उसका आश्रय हमेशा लिया जाता है। या जहाँ कानून मौन है तो और रूढ़ि उस कमी को दूर कर देती है तो इस प्रकार की रूढ़ि का सहारा लिया जाता है। वर्तमान में वाणिज्य की विधि है, इंटरनेशनल लॉ की अनेक उपबंध रूढ़ियों पर आधारित होते हैं। जो इंटरनेशनल लॉ की हम बात करें, जो कन्वेंशनल कस्टम हमने पढ़ा था कि अभिसमयात्मक रूढ़ियाँ जो लोगों के समझौते पर आधारित है और वो समझौते जो परंपराएं जो लगभग ये व्यापार से संबंधित है और जिसके अंतर्गत लोग क्या जो पार्टनर्स है जो व्यवहार है क्या लोगों का चलता जा रहा है उसके कारण क्या बन गया, अब एक दृढ़ नियम स्थापित हो चुकी है रूढ़ि की तरह, तो उनको क्या कर दिया, कॉडिफाई कर दिया गया। इंटरनेशनल लॉ है जो सबसे बड़ा उदाहरण है इसका कन्वेंशनल कस्टम का। या हम सेल ऑफ गुड की बात करें या हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, व्यापार से प्रथा लेन देन की बात करें तो कन्वेंशनल कस्टम का क्या है, उसी की ही जो देन है। तो रूढ़ि ने क्या किया, समय समय पर समाज को काफ़ी ऐसे नियम और कानून दिए हैं जो क्या करते हैं, आज भी क्या करते हैं, अपना अस्तित्व रखते हैं। यदि हम उत्तराधिकार की बात करें, यदि भरण पोषण से संबंधित हम बात करें या हिंदू लॉ की बात करें, उत्तराधिकार है, टीपी एक्ट की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या है, रूढ़ियों का भी क्या है समावेश है। यदि हम इंग्लैंड में कॉमन लॉ की बात करें तो उसमें रूढ़ि का पर्याय ही क्या होता है, क्या कॉमन लॉ का पर्याय ही रूढ़ि को ही माना जाता है। तो रूढ़ियों का अपना क्या है महत्व है और ये अपना स्थान प्रदान कर रही है। लेकिन वर्तमान में विधायन है, न्यायिक पूर्व निर्णय है, वह अपना ज़्यादा महत्व रखती है। लेकिन इसको क्या कर सकते हो आप, इसको नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि रूढ़ि का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उन फैक्ट को भी दर्शाती है जिनसे विधि का निर्माण हुआ है। कारण ये भी है कि विधिक मान्यता इस बात का प्रतीक होती है कि मानव की जो एक्सपेक्टेशन क्या है भविष्य के बारे में मान्य होती रहेगी। हिंदू विधि की हम बात कर रहे हैं तो न्यायाधीश वर्तमान मर्केंटाइल लॉ की हम बात करें तो ये सारी क्या है, व्यवहार संहिता की बात करें, पर्सनल लॉ की हम बात करें तो यह बात सामने आती है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में अपने वक्तव्य कहा है। उन्होंने कहा मोहम्मद अहमद खान बनाम शहबानो बेगम का जो केस था उसमें डिसाइड किया 1985 में कि सभी भारतीयों के लिए क्या होनी चाहिए, एक सी व्यवहार संहिता होनी चाहिए जो जाति और धर्म के भेदभाव को कम करने में क्या होगी, सहायक होगी और साथ ही कल्याणकारी राज्य की दिशा में प्रगति का में कदम होगा। क्योंकि हमारे जो नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं हम भारत के संविधान के अंतर्गत, तो उनका लक्ष्य क्या है कि मानव के कल्याण करना, राज्य कल्याण की ओर दृष्टिकोण रखे। तो यदि ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, महत्ता मिल जाएगी तो उसको भी उद्देश्य को पूरा करने में भी क्या होगी, सहायता मिलेगी। और जो भी है, यदि हम आर्टिकल 38 की बात करें इंटरनेशनल लॉ की संविधि के अंतर्गत, तो वहाँ पर सामान्य रूप से प्रचलित किसी रूढ़ि या परिपाटी को विधि के रूप में मान्य किया है या नहीं है, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, कन्वेंशनल कस्टम के आधार पर ही किया जाएगा। ओपनहाइमर में भी इसके बारे में कहा है कि यदि कोई परिपाटी विभिन्न राष्ट्र देशों द्वारा अधिकार दायित्व के रूप में मान्य और प्रचलित हो गई है तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों के रूप में ग्राह्य होगी। लेकिन इसके लिए आवश्यक क्या है कि सभी राष्ट्र देशों द्वारा समान रूप से निरंतर व्यवहार में अपनाया गया हो। ये वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी बनाम आर के मामले में यह बात कही गई थी। तो वर्तमान में जो विधान और पूर्वोक्तों को महत्व दिए जाने के कारण रूढ़ियों का प्रभाव कम हो रहा है, किंतु यदि कानून में संदिग्धता है, विसंगतता है तो उसके अध्ययन के लिए, उसके इंटरप्रिटेशन के लिए चिरकालीन रूढ़ि का सहारा लिया जाता है। किसी कानून पर मौन है तो रूढ़ि उस कमी को दूर करने का मायना रखती है। तो इस दृष्टि से रूढ़ि का विधि शास्त्र में पर्याप्त महत्व अभी भी है आज के दृष्टिकोण से। तो ये जो रूढ़ि का जो अपने चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो आज क्लोज हो चुका है। हमने पढ़ लिया है कि रूढ़ि की डेफिनेशन क्या है, रूढ़ि के नॉर्म्स क्या है, कहाँ से उसकी ओरिजिन हुआ है, रूढ़ि का स्वीकार करने का महत्व क्या है, वर्तमान में उसके एस्पेक्ट क्या है, ये हम देख चुके हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे अब जुडिशियल विधान के बारे में, लेजिस्लेशन के बारे में हम बात करेंगे कि विधायन क्या है। तब तक के लिए थैंक यू।